बच्चा मुट्ठी बांधे जाता है और हाथ पसारे जाता है। खेल संघों की जो राजनीति हुई उसमें बॉक्सिंग का थोड़ा सा नुकसान हुआ। लेकिन बॉक्सिंग को लेकर जो अप्रोच है वो कितनी बदली है इन पिछले 5, 6, 7, 10 सालों में? 19 में से 17 मेडल भारत को मिले, ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात थी। हर महीने खिलाड़ियों को एक बड़ी चैंपियनशिप मिलेगी। ये इंटरनेशनल स्कोरिंग सिस्टम है, अच्छा, उसको हमने IABF ने लेके रखा है। आज जो खिलाड़ी 20-22 साल का है वो 2036 में श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का चैंपियन बनेगा, भारत के लिए मेडल लाएगा। खेलों में बात आती है तो हरियाणा के खिलाड़ी फ्रंट फुट पर नजर आते हैं। बॉक्सिंग में कहां किस राज्य का दबदबा ज्यादा दिखाई देता है? लोग सोचते हैं कि बॉक्सर केवल हरियाणा में पलता है। दिल्ली में 240 क्लब हैं जहां बॉक्सर की रेगुलर ट्रेनिंग होती है। प्रो बॉक्सिंग लीग में क्या वही आप मॉडल लेकर चल रहे हैं? IPL वाला ही मॉडल लेकर चल रहे हैं? हम किसी की नकल तो नहीं करते हैं, लेकिन अकल लगा के हमने बहुत परफेक्ट योजना बनाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। इस देश में कई तरह के खेल खेले जाते हैं। मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं। क्रिकेट की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। क्रिकेट में अभी IPL गुजरा है ताजा, जिस पर आपने देखा कितने नंबर्स लोग टीवी पर, फोन पर, और क्रेज कैसा है, गली गली में क्रिकेट खेला जाता है। लेकिन उसी फहरिस्त में एक खेल ऐसा भी है जिसको अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो जो तवज्जो भारत में मिलनी चाहिए थी वो स्केल नहीं पकड़ पाया। मैं बॉक्सिंग की बात कर रहा हूं। यूं तो कई नाम है बॉक्सिंग में, मैं जाऊं, मैरी कॉम का भी जिक्र आएगा, विजेंदर का भी जिक्र आएगा। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैसे की चाहत में देश छोड़कर विदेशों में भी खेलना शुरू किया है। तो जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और इसी सब में बातचीत करने के लिए डॉक्टर राकेश मिश्रा खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। इनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करा दूं। इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के आप प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राकेश जी आपका NMF न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर राकेश जी, आपको पर्सनैलिटी जो दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, ये नेता जैसी फिगर आपको लग रही होगी कि भैया खेल में कहां डॉक्टर राकेश जी बीच में आ गए हैं। लेकिन ये जो फेडरेशन है जिसके प्रेसिडेंट हैं, राकेश जी, आपके बारे में मैं पढ़ रहा था आपके आने से पहले तक, और बॉक्सिंग को लेकर के एक नया एरा आपने भारत में शुरू किया है। ये प्रो बॉक्सिंग लीग, एक ऐसा कल्चर, जब हम इंडियन प्रीमियर लीग की बात करते हैं उस पर बॉक्सिंग में लीग को ले आना, शामिल कर देना, ये थोड़ा मैं समझना चाहता हूं। पहले तो बॉक्सिंग पहले कहां थी, बॉक्सिंग अब कहां है, और आप किस विजन को लेकर के, जो आपकी फेडरेशन है एमेच्योर बॉक्सिंग की, ये किस विजन के साथ काम कर रही है? धन्यवाद शर्मा जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश की आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में ये इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन की स्थापना हुई। तब से निरंतर आज 2026 तक बॉक्सिंग गांव-गांव, गली-गली, स्कूल, कॉलेज तक चलती है, चलती रही और चलती रहेगी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत सरकार ने शुरू से बॉक्सिंग को ध्यान दिया, क्योंकि हमारे पूर्वज कहते थे बच्चा मुट्ठी बांधे जाता है और हाथ पसारे जाता है। तो यानी उसका जुझारूपन, उसका मुट्ठी बांधना, उसका पंच दिखाना जन्मजात गुण है। तो भारत में बॉक्सिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। पहले भी भारत ने बहुत अच्छे अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए। हमारे अनेक द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्डी, जिनके आपने नाम लिए, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम में भारत की साख बढ़ाई, मेडल लेके आए और देश के नए खिलाड़ियों को मौका दिया। बॉक्सिंग सदैव से स्कूलों में, कॉलेजों में, ग्राउंड में और क्लबों में चलने आने वाली विधा है। अनेक लोग मिलते हैं जो बॉक्सिंग के माध्यम से रोजगार पाए हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे अन्य नौकरियां हो, उनमें बॉक्सिंग के खिलाड़ी पर्याप्त नौकरी पाए हैं, इसलिए सम्मानजनक विषय है। बीच के समय में कुछ ऐसा
प्रादुर्भाव हुआ कि खेल संघों की जो राजनीति हुई उसमें बॉक्सिंग का थोड़ा सा नुकसान हुआ। नुकसान ऐसे हुआ कि आज आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बड़ी नेशनल चैंपियनशिप, कोई बड़े आयोजन देश में नहीं हुए। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की सुविधाएं भी तुलना में कम हुई। यद्यपि 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया और अन्य माध्यम से जितनी अधिक खेलों को वृद्धि करने की कोशिश की, जितना अधिक धन और सुविधाएं देने की कोशिश की, उसकी हम जितनी तारीफ करें वो कम है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस देश में कभी ओलंपिक होगा। हमने कॉमनवेल्थ गेम तो कराए थे, लेकिन फिर से कॉमनवेल्थ की नए ढंग से, नए साज सज्जा के साथ तैयारी करना, भारत उस बिडिंग में आगे आया है, तो वो भी हमारे अहमदाबाद में होने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे गांव गांव तक स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। दौड़ की बात करें तो मैराथनें बढ़ रही हैं। हर हफ्ते रविवार को कोई ना कोई मैराथन होती है। हाँ। हम भी अपने सेवा न्यास, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के नाम से मैराथनों का 6 बार सतना में आयोजन कर चुके हैं। अच्छा। हर साल सितंबर अक्टूबर महीने में 5 से 7 हजार लोग उसमें दौड़ते हैं। क्या बात और एक क्रम ऐसा बना जिसके कारण फिजिकल फिटनेस में लोग आगे आने लगे। वहीं से हमें लोगों ने देखा कि इतना बढ़िया इवेंट होता है, क्यों ना बॉक्सिंग की जो स्थिति है उसमें लाया जाए। और पिछले साल 1 जून 2025 को हमें बॉक्सिंग की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली। तब से हम लगातार इसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मेरे पास ब्रोशर है आपका, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर है। उनके विजन की बात जो आपने कही कि खेलो इंडिया, और अभी जो वर्तमान हमारे स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, उनका भी जिक्र मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। विजन एक तरफ है, लेकिन जब खिलाड़ी रिंग के अंदर आता है, जब वो बाउट खेलने के लिए आता है, बदलाव कितना देख रहे हैं आप अप्रोच में? क्योंकि उसके पास कई विकल्प है, वो और खेलों में भी जा सकता है, वो कुश्ती भी खेल सकता है, लेकिन बॉक्सिंग को लेकर जो अप्रोच है वो कितनी बदली है इन बीते 5, 6, 7, 10 सालों में? आपको बता दूं कि बॉक्सिंग एक इंडिविजुअल गेम है जिसके ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल आने की भारत की संभावना है। अच्छा। हमारे खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि उन गेम पे हम ज्यादा ध्यान दें जिनसे मेडल आने की संभावना है। वैसे तो सरकार सभी खेलों को बढ़ाने के लिए बराबर अवसर दे रही है और उनके नियम कानून बड़े सख्त बनाती चल रही है। हम उन सबका स्वागत करते हैं। बॉक्सिंग में रिंग में जौहर दिखाने के लिए महिला और पुरुष दोनों को बराबर के अवसर हैं, और इसलिए हमने, जब दिल्ली बॉक्सिंग का मैं अध्यक्ष था, अच्छा, मई के महीने में जब श्रीलंका में हमारी टीम गई, इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के माध्यम से एशियाई चैंपियनशिप हुई और 19 खिलाड़ी थे उसमें। 19 में से 17 मेडल भारत को मिले। ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात थी। मेरा आत्मविश्वास उसी के कारण बढ़ा, और मैं कह सकता हूं कि श्रीलंका में जो एशियाई चैंपियनशिप में इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन की सफलता हुई, वो हमारे लिए एक मील का पत्थर बनी। और 1 जून को जब मैं इसका अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, देश भर की 28 फेडरेशन, 7 केंद्र शासित प्रदेशों के हमारी टीम, जब उन्होंने मिलकर हमें जिम्मेवारी दी और कहा कि बॉक्सिंग को नया जीवन देना होगा, आप कुछ करिए, मैंने सभी संगठनों से विचार करते हुए, राज्यों के लोगों से बात करते हुए घोषणा की, हर महीने खिलाड़ियों को एक बड़ी चैंपियनशिप मिलेगी। उसको हमने कोई ना कोई कप या ट्रॉफी नाम दिया। रायबरेली से हर महीने जून में हुआ, जुलाई में रायबरेली, अगस्त में भागलपुर, अगस्त में दिल्ली में ही मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 2 दिनों का 23-24 अगस्त को फाइट नाइट फेस्टे का आयोजन किया। उससे जो दर्शक बॉक्सिंग के बड़े, जो हमारे पास चिट्ठियां, ईमेल, सोशल मीडिया में प्रसिद्धि मिली, लोगों के खत मिले कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, IABF जिंदाबाद जिंदाबाद। उससे हमारे मन में उत्साह आया और हमने रांची में, उदयपुर में, हमने अयोध्या में KSC कप नाम से किया। उसमें जो आनंद आया, आपको वर्णन करते हुए बताता हूं मैं, कि जो भारत का अपने आप को सबसे अच्छा बॉक्सर कहता था, उसको एक साधारण पंजाब के बॉक्सर ने चित कर दिया। अच्छा। तो बॉक्सिंग के पंच में जो अभ्यास करेगा वो जीतेगा। किसका रिकॉर्ड कितना अच्छा रहा है महत्वपूर्ण नहीं है, रिकॉर्ड के साथ साथ उसका अभ्यास कितना है, ट्रेनिंग कैसे ले रहा है। इसलिए हमने आपको बताऊं कि जो विश्वास व्यक्त किया है कि ट्रेनिंग अच्छी हो, खिलाड़ियों को मौके मिले,
रिंग के अंदर उतरने की उसकी हिम्मत बने और उसको सब प्रकार की ईमानदारी की उसकी मार्किंग हो, उसको जो है हमने डिजिटल स्कोरिंग सिस्टम लगाया और सभी खिलाड़ियों को डिजिटल स्कोरिंग में मैच खत्म होने के 10 मिनट में पूरा परिणाम मिलता है। आपको बता दूं ये इंटरनेशनल स्कोरिंग सिस्टम है। अच्छा, उसको हमने IABF ने लेके रखा है और वो टीम पूरा मॉनिटर करती है। टीम ने एक एक खिलाड़ी का हमारी वेबसाइट पे 1 लाख बॉक्सर रजिस्टर्ड है। 25,000 खिलाड़ियों को हमने साल भर में मौका दिया और साल भर के अंदर ऐसा माहौल बन गया, सबको लगा कुछ बड़ा किया जाए और उसी बड़ा करने के चक्कर में जब देश भर में आयोजन सफल हो गए, आंध्र प्रदेश के भीमावरम में, दिल्ली में, रांची में, अयोध्या में, बनारस में और आगे आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट का जो सेकंड ट्रायल हो रहा वो हमारा गोलाघाट असम में है, संगरूर में, लगातार एक सीरीज की सीरीज है। तो मैं कह सकता हूं ये तो वो आयोजन है जो बड़े बड़े हैं, लेकिन जो स्कूलों में, कॉलेजों में और जो जिला स्तर पे आयोजन हो रहे हैं वो इससे अलग है। मेरा कहना है कि कोई भी खिलाड़ी है नीचे से उभर के आता है तो वो खिलाड़ी लंबे समय तक चलेगा। बॉक्सिंग की एज 36 साल है, उसके बाद खिलाड़ी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग नहीं ले पाता, क्वालिफाई नहीं कर सकता। इसलिए हमने कहा आज जो खिलाड़ी 20-22 साल का है वो 2036 में श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का चैंपियन बनेगा, भारत के लिए मेडल लाएगा। हमने अभी जब लीग की शुरुआत की तो कुछ लोगों ने सवाल किया कि अरे ये तो खिलाड़ी कोई प्रोफेशनल चेहरे मोहरे देखने वाले नहीं है। मैंने कहा चेहरे नहीं देखना है, चरित्र देखना है, हिम्मत देखना है, हौसला देखना है, जुनून देखना है। जब ये जुनून और हौसला हम देखेंगे तो हम निश्चित रूप से अच्छे खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, किस राज्य, अभी सारे राज्य जो आपने बताए मुझे, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, आप तो विदेशों में भी, दुबई का भी मैं देख रहा था आपके ब्रोशर में, और मैंने श्रीलंका का भी देखा, कोलंबो में आपने कराया। लेकिन पहले राज्यों की बात कर लेते हैं। कौन सा राज्य, चूंकि अभी तक हम देखते रहे खेलों में बात आती है तो हरियाणा के खिलाड़ी फ्रंट फुट पर नजर आते हैं। बॉक्सिंग में कहाँ, किस राज्य का दबदबा ज्यादा दिखाई देता है, क्रेज जहां पर, टैलेंट जहां पर ज्यादा आ रहा है? आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक बहुत चौंकाने वाली बात हो सकती है जी। आप हरियाणा का नाम ले रहे हैं, निश्चित रूप से हरियाणा सरकार बहुत सुविधाएं देती है। हर सरकार ने खिलाड़ियों को नौकरी भी दी है, कैश प्राइज भी दी है, उनकी ट्रेनिंग, खान पान पूरी चिंता करती है। बाकी राज्य सरकारें भी कर रही है। आपको चौंकाने वाली बताऊं, लोग सोचते हैं कि बॉक्सर केवल हरियाणा में पलता है। दिल्ली में 240 क्लब हैं जहां बॉक्सर की रेगुलर ट्रेनिंग होती है। दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, मुंबई में, अहमदाबाद में, और सर्वाधिक खिलाड़ी अगर कहीं हैं हरियाणा के अलावा तो नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में ही अभी जो आपने नाम लिया जी, आदरणीय मैरी कॉम जी ने जो हमें पदक दिलाया वो नॉर्थ ईस्ट से। वहाँ गांव-गांव तक बॉक्सिंग के प्रेमी लोग हैं। हमने अपनी फेडरेशन के माध्यम से केवल यही एक काम किया कि आइए बॉक्सिंग में जुड़िए और बॉक्सिंग के अवसर जो हम दे रहे हैं उसमें लोग आ रहे हैं। आप देखिए अभी बनारस ट्रॉफी हुई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर रिंग में जो लोग उतरे उनके जरा विजुअल्स आप हमारे पुराने यूट्यूब पे देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि इसका कितना स्कोप है। हमने केवल एक किया है कि रॉ मटेरियल को तैयार करने का काम किया है। और दूसरी जो हमने उपलब्धि की बात की है, क्योंकि किसी भी खेल को खेलने वाले अच्छे मिल गए, व्यवस्था सुविधा अच्छी मिल गई, लेकिन निर्णय करने वाले जज नहीं है तो भी गड़बड़ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हमने पिछले 1 साल में 8 रेफरी जजेज के कोर्स आयोजित किए, जिससे हर जगह पे रेफरी और जज तैयार होंगे, तब गांव की टीम को सही निर्णय मिलेगा। ठीक है। अगर जज और रेफरी नहीं है तो आप कराते रहिए टूर्नामेंट, खिलाड़ियों का भरोसा ही नहीं रहेगा आपके ऊपर। तो खिलाड़ी का भरोसा बनाने के लिए अच्छे रेफरी, जज। आपको बता दूं अभी हमारा भीमावरम आंध्र प्रदेश में जो टूर्नामेंट हुआ, रामकृष्ण चैंपियनशिप, उस चैंपियनशिप में मॉरिशस के इंटरनेशनल पर्यवेक्षक आए और 10 दिन तक रहे, 7 दिन तक परीक्षा चली। हमने उसमें से 12 लोग उत्तीर्ण हुए जो इंटरनेशनल लेवल के रेफरी और जज हुए। अब हम कह सकते हैं कि भारत की टीम जब दूसरे देश में जाएगी, ओलंपिक में जाएगी या कॉमनवेल्थ में जाएगी, एशियाई चैंपियनशिप में जाएगी, तो रेफरी और जज भी भारत के लोगों को मौका मिलेगा। भारत के लोगों को उससे धन भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। जब स्क्रीन पर नाम आएगा तो हमारा प्यारा तिरंगा झंडा और इंडिया दिखाई देगा, तो यह हमारे लिए गर्व की बात होगी। इसी प्रकार से कटमैन एक
पोस्ट होती है, पंच में कट लगते हैं लोगों को। अभी अभी उसी मॉरिशस के जो डेलीगेशन आया था, परीक्षा दी जी, आदरणीय राकेश भारद्वाज और हमारे संजीव हांडिक असम के, इन दोनों कटमैन की परीक्षा में भी पास हुए, कल ही उनका रिजल्ट आया है। अच्छा, मेरा कहना है कि खिलाड़ियों के लिए केवल सुविधा नहीं, रेफरी जज के लिए उनकी ड्रेस, उनके खान पान, उनकी व्यवहार और उनमें समान देखने की पद्धति जब आएगी तभी खेल आगे बढ़ेगा। अच्छा, जो प्रो बॉक्सिंग लीग है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कहाँ से शुरू होता है और इसका विजन क्या है। मतलब इसका, चूंकि हम आईपीएल में देखते हैं, नाम है, शोहरत है, पैसा है, ग्लैमर है। प्रो बॉक्सिंग लीग में क्या वही आप मॉडल लेकर चल रहे हैं, आईपीएल वाला ही मॉडल लेकर चल रहे हैं? हम किसी की नकल तो नहीं करते हैं, लेकिन अकल लगा के हमने बहुत परफेक्ट योजना बनाई है। और वो परफेक्ट योजना कहती है कि हम खिलाड़ियों को एक तो नीचे से उभार के लाएं। तो जो साल भर में खिलाड़ी हमारे 25,000 लोग जुड़ते गए अलग अलग जगह पे, उनमें से हमने पहले 500 सेलेक्ट किए, अब उनमें से अभी 40 सेलेक्ट हो गए। हम लगभग 100 खिलाड़ियों को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोफेशनल बना रहे हैं। जो हमारी बनारस से प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो गोलाघाट असम में चलेगी, और तीसरा हमारा संगरूर पंजाब में। इनमें जो बॉक्सर चुन के आएंगे उनको हम देश की 4 टीमें बना के, 5, एक टीम में 5 पुरुष खिलाड़ी, 3 महिला खिलाड़ी, वेट कैटेगरी हिसाब से रहेंगे। वो 8 खिलाड़ियों को हम लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। हमने उन टीमों के नाम दिए हैं, जैसे हमारे स्पॉन्सर आएंगे वैसे हमने उनके लिए नाम रखे हैं। वैसे मोटे तौर पे मुंबई मुक्केबाज, मध्य योद्धा, पूर्वांचल योद्धा, दक्षिण योद्धा, ऐसे हमने नाम दिए हैं। तो इन नामों के हिसाब से कोई रीजनल टीम नहीं है, कोई भी खिलाड़ी किसी टीम में खेल सकता है। जो स्पॉन्सर जिस खिलाड़ी की रैंकिंग देख करके उसकी जो पुरस्कार की घोषणा करेगा, वो हम उनको खिलाड़ी देंगे। एक तरह से कहें, खिलाड़ियों का ऑक्शन करेंगे। और ऑक्शन के बाद साल भर तक उनकी चिंता करना, उनकी अच्छी ट्रेनिंग होना, उनका खान पान होना, उनमें कोई गलत आदत ना आए, इसलिए हमने डोपिंग टेस्ट की भी व्यवस्था इस आयोजन में की है। और जो सबसे मुख्य बात है कि जब एक ऑक्शन हो जाएगा, फिर हमने 25 जून से 5 जुलाई तक दिल्ली में कैंप लगाकर इन सब चुने हुए अच्छे खिलाड़ियों का, यानी 4 टीम के 32 खिलाड़ी होते हैं, लगभग 40 खिलाड़ियों को 8 एक्स्ट्रा पकड़ के हम उनकी दिल्ली में ट्रेनिंग कराएंगे। रेफरी जज की भी ट्रेनिंग कराएंगे कि स्कोरिंग कैसे करनी है। जब रेफरी और जज की और उनके साथ में कोच की मिल के आपस में होगी, तो एक सुंदर सा गुलदस्ता रूप में बन करके एक टीम का स्वरूप बनेगा। और ये पहला सीजन हमारा है। मुझे लगता है कि इस पहले सीजन में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखने के लिए दिल्ली के स्कूलों के, कॉलेजों के बच्चों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आप जैसे चैनल के प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित करता हूं कि बॉक्सिंग को देखने आए, बॉक्सिंग की बारीकी समझें, तो फिर बॉक्सिंग घर घर का दर्शकों में लोकप्रिय होगा। आपको बता दूं, आपने आईपीएल का नाम लिया है जी, बहुत अच्छा गेम है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। लगभग 2 महीने पूरी भारत की जनता शाम को 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक उसमें व्यस्त रही। अच्छी बात है, कम से कम लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है खेलने के लिए अवसर कम लोगों का है, मजा और देखने का अवसर ज्यादा है। ये क्यों लोकप्रिय बना? क्योंकि एक अच्छे टीवी चैनल पर इसका प्रसारण हुआ, ओटीटी चैनल पर प्रसारण हुआ। हमने भी इसकी व्यवस्था की है कि देश के जाने माने उसी चैनल में, जिसमें आईपीएल दिखाया जा रहा है, बॉक्सिंग के खिलाड़ियों को भी दिखाने की व्यवस्था की जाए। हमने उनके साथ संबंध किया है और वो चैनल भी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाएगा। इसी प्रकार अन्य चैनल पे भी हमारी बातचीत चल रही है कि साथ साथ सिमल्टेनियस चलेगा, तो इसका दर्शक वर्ग बढ़े। इसके लिए आज हम 5 जून से इसका प्रचार प्रसार शुरू कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम आपके पास आए हैं कि आप भी अपने दर्शकों को बताएं ये लीग हो रही है 6 से 10 जुलाई ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में। हर दिन शाम 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बॉक्सिंग की फाइट का आनंद लेने आपके माध्यम से भी दर्शक बढ़े। आप भी आइए, अपने दर्शकों को भी लाइए। बिल्कुल, हमारी तो पूरी कोशिश है राकेश जी कि ये पॉडकास्ट जो है वो, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि जो अवेयरनेस जिसकी आप बात कर रहे हैं लोगों तक ये बात पहुंच सके कि वो मैच बाउट देखने के लिए वहां पर आए। चर्चा और खर्चा, ये कहा जाता है अगर दोनों चीज़ हो तो फिर कामयाबी जो है वो उसको समझा जाता है कि कामयाब हो गया खेल। मेरा एक थोड़ा सा एक आईपीएल की चूंकि बात आई तो एक दिमाग में जहन में सवाल आया। सवाल ये है कि हमने आईपीएल में अभी देखा, जब आईपीएल की क्लोजिंग हुई तो उसमें
हमने देखा कि शिव तांडव या फिर कैलाश खेर का जो महादेव के ऊपर आधारित गाना है वो भी बजा, उस पर भी कंट्रोवर्सी हुई। तो खेलों को लेकर जो विवाद और ख़ासतौर पर खेलों में जो राजनीति, इस पर जब हम चर्चा करते हैं तो इसे आप कैसे देखते हैं? चूँकि आप एक राजनीतिज्ञ भी हैं, समाज से भी जुड़े हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं, तो खेलों में राजनीति और जब इस तरह से कोई समारोह होता है उसमें अगर कोई ऐसा गीत बजता है तो मुझे लगता है कि देश की जनता समझदार है। कुछ लोगों का काम हर काम में राजनीति पैदा करना होती है और व्यवधान में करना। आप और हम ऐसे कैसे बैठे, इस पे भी राजनीति शक्ति, हम उस तरफ क्यों नहीं बैठे, हम इस तरफ क्यों बैठे। हाँ। तो ये तो मुंडे मते भिन्ना तो वही है और कुछ नहीं है। मैं सोचता हूँ कि शिव तांडव का नृत्य हो चाहे कैलाश जी का गायन हो, ये निश्चित रूप से हमारे देश की संस्कृति के उपासक हैं। आज भारत का सांस्कृतिक गौरव दुनिया में बढ़ रहा है। भारत जैसे 140 करोड़ के देश में जहाँ आईपीएल की इतनी चरम सीमा है, अगर वहाँ पे ऐसे आयोजन होते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि सब प्रकार के गाने भी बजते हैं, ड्रिंक डांस डिस्को भी होता है वहां पे, उसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। बिल्कुल बॉलीवुड के सितारे आते हैं, हाथ हिलाते हैं, उसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन अगर कोई शिव तांडव में हमारे यूथ को जो 2 महीने तक टकटकी लगाए टीवी पे बैठा रहा, देखता रहा, अगर उसको शिव तांडव में भी देख रहे होंगे आप, उस दिन भी लोग डांस कर रहे थे, लोग अपने अपने जगह पे आंखों में आंसू भी भर रहे थे, उत्साहित भी हो रहे थे। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है। हम भी अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग का जो प्रो पीबीएल होने वाला है उसमें इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे, देशभक्ति के गीत भी करेंगे, जागरण के गीत भी करेंगे और भारत माता का जिसमें सम्मान बढ़े वो सब बातें उसमें रखेंगे। ये हमारी पूरी आयोजन समिति ने तैयारी की है। बिल्कुल। और अब चलिए उस हिस्से में आ गए हैं हम लोग जहाँ पे आप पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके बारे में मैं पढ़ रहा था तो आप सामाजिक कामों में भी काफ़ी सक्रिय हैं, कई तरह के काम आप करते हैं। तो थोड़ा सा बताएं कि कैसे समय एक तो निकाल पाते हैं आप, चूंकि मैंने कहा राजनीतिज्ञ भी हैं, इतना बड़ा बॉक्सिंग को लेकर एक अभियान भी आप चला रहे हैं, तो सामाजिक कार्यों में कैसे समय मिलता है और क्या क्या कार्य आपके द्वारा किए जाते हैं? मूलतः मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयं सेवक हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरी छात्र जीवन की शुरुआत हुई। मैं उसका पूर्णकालिक रहा, संगठन मंत्री रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा। उस नाते मैंने जो मैनेजमेंट का काम सीखा है, सबको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, उसका नियोजन कौन कैसा करता है इस पे पूरी बात निर्भर करती है। टीम बनाना ये हमारी विशेषता है। बॉक्सिंग में मैं खुद अकेले कुछ कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, एक पूरी टीम काम में लगी हुई है। कोई मार्केट में है, हमारे गोलाघाट में जो टूर्नामेंट है उसके लिए हमारे सेक्रेटरी जनरल राकेश ठकरान जी वहाँ पहुँच चुके हैं। वहाँ नॉर्थ ईस्ट की टीम काम में लगी, रेफरी जज पहुँच गए। मैं चिंता क्यों करूँ, मैं नियोजन करता हूं और नियोजन करने वाले व्यक्ति की सफलता मिलती है। आज हर जगह मैनेजमेंट का सवाल है। सेवा की बात रही, मेरे पूज्य पिताजी पंडित गणेश प्रसाद जी संघ के प्रचारक थे और माताजी भी बड़ी धार्मिक दयालु थी। उनका पूरा जीवन सेवा में गया। उनके स्वर्गवास के उपरांत हमने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास है। मुझे लगता है कि मैं दिल्ली से 25 साल में रह रहा हूँ। मेरे संबंध है लोगों से, मेरे गांव वाले जो मुझे याद करते हैं, जो मेरे साथ कार सेवा में 1990 में और 91-92 में अयोध्या गए, उनने कभी रामलला देखने की भी नहीं सोची थी। यदि हम उनको बसों में बिठा करके अयोध्या, काशी और मिर्जापुर, विंध्यवासिनी दिखाते हुए प्रयागराज का गंगा स्नान या कुंभ स्नान कराते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसी प्रकार से हमने 49 बड़े स्वास्थ्य शिविर लगाए। हर साल हम मेदांता हॉस्पिटल की टीम पूरी बस में लेके जाते हैं। 2 से 2.5 हजार लोगों का पूरी संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच होती है। इस साल भी माता जी की पुण्यतिथि 1 अगस्त से शुरू हो रही है। 1 और 2 अगस्त को अपने जन्मभूमि छतरपुर जिले के नौगांव शहर में मेदांता अस्पताल की टीम जाएगी। हमारे क्षेत्र में अनेक लोगों को कैंसर की, खास करके मुंह के कैंसर की, और महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की समस्या हो रही है, उनकी संपूर्ण जांच कराएंगे, उनके निदान की व्यवस्था करेंगे। और हमें लगता है कि इस माध्यम से जो सेवा होती है उसका सुकून अलग होता है, क्योंकि राजनीति भी एक सेवा का माध्यम है। उसमें हमें कुछ आदर्श स्थापित करने पड़ेंगे। इसलिए हमारा बेटा भी जब वकालत शुरू किया, जो उसकी पहली आमदनी थी, उसने एक चलता फिरता मुफ्त अस्पताल पिताजी के नाम पे दिया और वो गांव में घूमता है। 23 प्रकार की जांचें रोज निःशुल्क करता है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सेवा का काम है। वृक्षारोपण का काम, कोरोना में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर टांग के घूम रहे थे, हमने उसके पहले ही सन 2017 में एक पेड़
जन्मदिन पर लगाओ, शादी की सालगिरह पर लगाओ। पितृपक्ष में हमने देखा लोग कौओं को, पंडितों को भोजन कराते हैं। मैंने कहा ये तो सब अच्छा है, रिचुअल्स करते, लेकिन पंडित जी लोगों का हमने सम्मेलन किया और उनको हाथ में गंगा जल लेके कहा कि अपने यजमान को बोलिए एक पीपल का पेड़ लगाओगे तो तुम्हारे देवता, पितृ देवता संतुष्ट होंगे। और लोगों ने किया, बड़ा अभियान बन गया है। आज सतना शहर में अपना सपना हरा भरा सतना अभियान हमने जो चालू रखा है, परिणाम स्वरूप आज देश में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभियान लिया, एक पेड़ माँ के नाम। हम तो 1500 रुपये लेकर के पेड़ लगाते हैं, 6 फुट का ट्री गार्ड लगाते हैं, उसमें 7 फुट का पेड़ रहता है और उसमें हर दिन ग्रीन एम्बुलेंस से पानी डालने का काम करते हैं ताकि वो पेड़ जीवित रहे। हमारे पूज्य पिताजी पंडित गणेश प्रसाद जी कहते थे कि यदि पेड़ को तुमने बच्चे की तरह पाला पोसा नहीं है तो लगाने से ज़्यादा पाप के भागीदारी बनोगे। इसलिए पेड़ लगाने के पहले सोच समझ के लगाना। हर साल किसान को हम सब्जियों के बीज देते हैं। घर में व्यक्ति दरवाजे के बाहर नहाता है, वहाँ अगर 4 दाने खीरा, लौकी, टमाटर के बीज डाल दे तो वहाँ सब्जियाँ उगती हैं, कद्दू उगते हैं। एक एक किसान के घर में जो हम बीज बांटते हैं 40-40 लौकी और तरबूज और खरबूजे और खीरे होते हैं। कोई जगह नहीं लगना, केवल छोटी सी योजना है। क्या बात। इसके लिए हमने कुछ अलग से नहीं करना, दिल्ली से ले जाके अच्छे क्वालिटी के बीज देना। हमारे गाड़ी में बीज पड़े रहते हैं, हम कहते भैया हम और कुछ नहीं दे सकते हैं, बीज जो है खेत में लगा देना और पानी थोड़ा सा दे दोगे, जहाँ नहाते धोते वो पानी भी जाएगा तो पेड़ हो जाएगा। ये हमारे ऐसे सेवा के माध्यम से छोटे छोटी बातें आज बड़ा रूप ले चुकी हैं और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास से जो हमें ताकत मिली, जो अभियान हमने चलाए, उनसे जो विश्वास बना, वही हमारे बॉक्सिंग फेडरेशन को आगे ले जाने के लिए मजबूती के साथ लोग खड़े हैं। एक पूरे देश में टीम है, सभी राज्यों में फेडरेशन की एसोसिएशन है जो वहाँ के लोगों के साथ मिलकर के जिले लेवल पर, बड़े कॉलेज स्कूल लेवल पे काम करते हुए आज हम यहाँ पहुँचे हैं कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग को 6 से 10 जुलाई को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कर पा रहे हैं। बिल्कुल, और बॉक्सिंग पर ही बात आई, मैं बॉक्सिंग पे ही इसको समापन की ओर ले जा रहा था। जो बड़े बड़े बॉक्सर्स हैं जिनका नाम जो प्रतिष्ठित हैं, भारतीय बॉक्सर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनका कैसा सपोर्ट है? उनसे भी आपकी बात होती होगी, वो भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा है या नहीं? बिल्कुल है। हमने सबको अप्रोच किया, हम सबको निमंत्रण पत्र दे रहे हैं, सबको आमंत्रित कर रहे हैं। अब ये बात अलग है कि सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, अपने अपने कमिटमेंट हैं, क्योंकि उनकी अपनी चाहत है। तो हमने सबको बुलाया है, सभी को निमंत्रित किया है। जितने अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य, जितने पूर्व मेडल विजेता, राज्यों के अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति जो बॉक्सिंग क्लब चलाते हैं, उन सबको हमने 2 महीने पहले लिखित में पत्र भी भेजा है, व्यक्तिगत बातचीत भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं वो हमारे मंच पे आएंगे तो हम उनका वहाँ पे सम्मान भी करेंगे, ताकि जो अभी पीढ़ी खेल रही है वो अपने पूर्वजों को भी याद करे। मैं तो पहले ही कह रहा, मैं सनातनी हूँ और पूर्वजों के जो निर्देश मिले उनको पालन कराना ये हमारे सेवा का काम है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। जब लीग आएगी और लीग हो रही होगी तब भी आपसे मुलाकात होगी और कोशिश रहेगी कि हम लोग ग्राउंड पर उतर कर उसको कवर भी करें, ताकि ये चर्चा जो है वो सिर्फ पॉडकास्ट तक सीमित ना रहे, लोग जो है इसको देख भी सकें और इसकी बारीकियां, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी बारीकियां देखने के लिए, समझने के लिए कम से कम आप आइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात आगे पहुंच सके। तो इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातें की। हमने प्रो बॉक्सिंग लीग से शुरुआत की थी, एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, उनकी भूमिका क्या है, उसके बाद बॉक्सिंग को लेकर के एक नया कल्चर कैसे डेवलप इंडिया में हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर उसको स्केल देने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, और जो हमारे गांव देहात का टैलेंट है वो सिर्फ वहीं तक ना रह जाए या फिर गरीबी या मुफलिसी की मजबूरी में ना दब जाए, उसको कैसे उसका उत्थान करना है, ये कोशिश भी कहीं ना कहीं इस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं इनकी और की पूरी टीम। और इसके अलावा सोशल जो काम है वो तो आप जान ही चुके हैं कि किस तरीके से पर्यावरण, एक जो हमारी धार्मिक परिपाटी है, हमारी जो संस्कृति है, उसको कैसे पर्यावरण के साथ जोड़ सकते हैं, उसकी भी कोशिशें डॉक्टर साहब कर रहे हैं। आपको क्या कुछ कहना है इस तमाम बातचीत पर? कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश मिश्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन, आपको आमंत्रित करता हूं बॉक्सिंग के महाकुंभ में, जो पीबीएल के नाम से, प्रो बॉक्सिंग लीग के नाम से
दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में 6 से 10 जुलाई तक होने जा रहा है। हर दिन शाम 4 बजे से 10 बजे तक देश के अच्छे मुक्केबाज अपने शौर्य और साहस का प्रदर्शन करेंगे। इसमें महिला बॉक्सर और पुरुष बॉक्सर दोनों की बराबर सहभागिता होगी। यह सब आयोजन बुक माई शो के द्वारा चलेगा, जिसकी ब्रॉडकास्टिंग जियो हॉटस्टार चैनल के माध्यम से सबको दिखाई जाएगी। इसमें केवल खिलाड़ियों का महत्व नहीं होगा, इसमें दर्शकों का भी महत्व है। आइए आप भी हमारे इस आयोजन में भाग लें। और मैं बता दूं कि बॉक्सिंग में खिलाड़ियों को, बॉक्सरों को मिलियन रुपए के पुरस्कार हम देने वाले हैं, जिससे बॉक्सिंग की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। भारतीय बॉक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे आगे बढ़ें, इसलिए उनकी ट्रेनिंग और उनके लिए अच्छे कोच, इनकी भी व्यवस्था हम करेंगे। आइए, आपका एक बार स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के इस विशाल आयोजन में। आप भी सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।